आज की इस बेहद खास गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो भौगोलिक रूप से तो भारत से हजारों किलोमीटर दूर है। हाँ, काफी दूर है। लेकिन उसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था, बाजार के उतार चढ़ाव और सच कहूं तो आम इंसान के रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। बिल्कुल, और यही आज का हमारा मुख्य मुद्दा भी है। हाँ, तो आज का हमारा विषय है हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी कहा जाता है। सही है। हम इसके रणनीतिक महत्व को समझेंगे और ये डिकोड करेंगे कि कैसे वहां की एक छोटी सी सैन्य या राजनीतिक हलचल भी भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा भूचाल लाने की ताकत रखती है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति, समुद्री व्यापार और मैक्रो इकोनॉमिक्स से जुड़े कई अहम डेटा और रिपोर्ट मौजूद हैं। और वो डेटा काफी चौंकाने वाला है। हाँ, हम उनका गहराई से विश्लेषण करके ये समझेंगे कि वैश्विक घटनाओं का सीधा असर घरेलू अर्थव्यवस्था की नींव पर कैसे पड़ता है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। एकदम। लेकिन इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना जरूरी है। इस पूरी गहन चर्चा के दौरान हम किसी भी देश, चाहे वो ईरान हो, अमेरिका हो या इजराइल हो, हाँ, किसी भी देश का, उनकी घरेलू नीतियों या अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक फैसलों का कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। हमारा उद्देश्य पूरी तरह से निष्पक्ष रहना है और केवल उन रणनीतिक आंकड़ों और आर्थिक तथ्यों का विश्लेषण करना है जो स्रोतों में दिए गए हैं। ये स्पष्टता बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम भू राजनीति और वैश्विक अर्थशास्त्र जैसे जटिल विषयों की बात करते हैं तो भावनाओं या राजनीतिक झुकाव से ज्यादा विशुद्ध तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। और आज के जो तथ्य हैं वे यह बताने के लिए काफी हैं कि वैश्विक सप्लाई चेन, जिसे हम अक्सर बहुत मजबूत मान लेते हैं, वो असल में कितनी नाजुक स्थिति में है। बिल्कुल सही कहा। हम सिर्फ ये नहीं देखने वाले हैं कि खाड़ी के उस संकरे समुद्री रास्ते में क्या हो रहा है, बल्कि हम ये भी समझेंगे कि वो घटनाक्रम क्यों मायने रखता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था के तार कैसे एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि एक जगह की हलचल पूरी दुनिया में महंगाई का तूफान ला सकती है। हाँ, क्योंकि ज्ञान तभी सबसे ज्यादा मूल्यवान होता है जब हम उसे समझकर बड़ी तस्वीर को देख सकें। एकदम सही। और आने वाले आर्थिक बदलावों का पहले से अनुमान लगा सकें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे हॉर्मुज जलडमरू मध्य की भौगोलिक और आर्थिक अहमियत पर आते हैं। ये कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो इस रास्ते से हर दिन 2 करोड़, जी हाँ, 20 मिलियन बैरल से ज्यादा कच्चा तेल या क्रूड ऑयल गुजरता है। 20 मिलियन बैरल हर दिन? हर दिन 2 करोड़ बैरल। ये संख्या इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार का संतुलन इसी एक रास्ते पर टिका हुआ है। और अगर हम इसे और व्यापक नजरिए से देखें तो ये 2 करोड़ बैरल का आंकड़ा वैश्विक व्यापार की रीढ़ साबित होता है। ये पूरी दुनिया के कुल समुद्री शिपमेंट का 25% हिस्सा है। 25%? मतलब 1/4? हाँ, यानी दुनिया भर में समुद्र के रास्ते जितना भी व्यापार होता है उसका 1/4 हिस्सा सिर्फ इसी एक जगह से होकर गुजरता है। बाप रे। और अगर हम वैश्विक ऊर्जा खपत की बात करें तो दुनिया भर में जितना भी तेल इस्तेमाल होता है उसका 20% हिस्सा यहीं से आता है। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। भूगोल की दृष्टि से देखें तो ये क्लासिक चोक पॉइंट है। ओमान और ईरान के बीच का ये रास्ता अपने सबसे संकरे बिंदु पर केवल 21 मील चौड़ा है। सिर्फ 21 मील? और उसमें से भी जो शिपिंग लेन है जहां से बड़े बड़े तेल के टैंकर गुजर सकते हैं वो केवल 2 मील चौड़ी है। सिर्फ 2 मील? हाँ, एक ऐसा संकरा रास्ता जिस पर दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह निर्भर है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सीधा उदाहरण लिया जा सकता है। कल्पना की जा सकती है कि किसी देश की आधी ऊर्जा सप्लाई, वहां चलने वाले उद्योगों और गाड़ियों का आधा ईंधन सिर्फ एक ही संकरे टोल बूथ से होकर गुजरता है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर उस टोल बूथ पर कोई भी दिक्कत आती है, कोई जाम लगता है या उसे जानबूझकर बंद कर दिया जाता है तो पूरे देश की रफ्तार उसी पल रुक जाएगी। बिल्कुल रुक जाएगी। भारत के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य बिल्कुल वैसा ही एक क्रिटिकल टोल बूथ है। डेटा बताता है कि भारत के कुल कच्चे तेल के आयात का 50%, आधा क्रूड ऑयल, जी आधा क्रूड ऑयल, सिर्फ इसी एक जगह से होकर आता है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए ये जगह कितनी महत्वपूर्ण है, ये इस 50% के आंकड़े से बिल्कुल साफ हो जाता है। और यहीं पर भू राजनीतिक रणनीतियां
इस गहरी आर्थिक निर्भरता को एक शक्तिशाली हथियार में बदल देती हैं। कैसे? देखिए, ईरान के एक नए सैन्य सिद्धांत का बहुत जिक्र हो रहा है, जिसे स्मार्ट कंट्रोल डॉक्ट्रिन कहा गया है। स्मार्ट कंट्रोल? हाँ, ये कोई पारंपरिक युद्ध की रणनीति नहीं है जहां दो बड़ी सेनाएं आमने सामने लड़ती हैं। ये असममित युद्ध या एसिमेट्रिक वॉरफेयर का एक बहुत ही सटीक और सोचा समझा तरीका है। असममित युद्ध का मतलब क्या हुआ यहाँ? जब हम असममित युद्ध की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि एक पक्ष अपनी छोटी, कम खर्चीली लेकिन बेहद चतुर रणनीतियों का इस्तेमाल करके किसी बहुत बड़ी और पारंपरिक सैन्य ताकत को उलझा देता है या उसे भारी नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल। यहाँ एक सवाल जो स्वाभाविक रूप से उठता है कि अगर वहाँ अमेरिका या इजराइल जैसी महाशक्तियां मौजूद है जिनके पास दुनिया की सबसे अत्याधुनिक नेवी, एयरक्राफ्ट कैरियर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, हाँ, तो ईरान की ये असममित युद्ध की रणनीति उनके सामने कैसे टिक सकती है? पारंपरिक नजरिए से तो ये एक तरफा मुकाबला लगता है। ये स्मार्ट कंट्रोल असल में काम कैसे करता है? यही वो बिंदु है जहां ये रणनीति सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। स्मार्ट कंट्रोल का मकसद किसी बड़ी नेवी को आमने सामने की जंग में हराना नहीं है। तो फिर क्या है? उसका मकसद है उस संकरे रास्ते से गुजरने वाले व्यापार को असंभव बना देना। ईरान ने हाल ही में इस सिद्धांत का परीक्षण किया है। इसमें 3 मुख्य चीजें शामिल हैं। कौन सी 3 चीजें? पहला, छोटी नावों का झुंड, जिन्हें स्मॉल बोट स्वॉर्म टैक्टिक्स कहा जाता है। स्मॉल बोट स्वॉर्म? हाँ, कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़े और धीमे तेल टैंकर या युद्धपोत की तरफ दर्जनों छोटी, बेहद तेज और हथियारों से लैस नावें एक साथ अलग अलग दिशाओं से हमला कर रही हैं। जैसे मधुमक्खियों का झुंड? एकदम सही। एक बड़ी तोप के लिए एक साथ इतनी सारी छोटी और तेज नावों को निशाना बनाना बहुत मुश्किल होता है। समझ रही हूँ। दूसरा पहलू है 5000 से अधिक समुद्री खदानें या नेवल माइंस बिछाने की क्षमता। 5000? और तीसरा है जमीन से दागी जाने वाली एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें, यानी पानी के नीचे छिपी हुई खदानें, ऊपर से आने वाली मिसाइलें और चारों तरफ से मधुमक्खियों के झुंड की तरह हमला करने वाली तेज रफ्तार नावें। बिल्कुल। ये रणनीति किसी भी कमर्शियल शिपिंग कंपनी के लिए तो एक बुरे सपने से कम नहीं है। और यही स्मार्ट कंट्रोल की असली ताकत छुपी है। मान लीजिए कि अमेरिका जैसी पारंपरिक और बड़ी सैन्य ताकत वहां आती है और अपनी ताकत के बल पर किसी भी नाकाबंदी को तुरंत हटा देती है। हाँ, मान लीजिए उन्होंने रास्ता साफ कर दिया। वे कुछ खदानें साफ कर देते हैं और गश्त बढ़ा देते हैं, लेकिन क्या इससे समस्या खत्म हो जाएगी? शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। जो गुरिल्ला हमलों का मनोवैज्ञानिक खतरा है वो वहां लगातार बना रहेगा। स्मार्ट कंट्रोल का असली मकसद सिर्फ रास्ता रोकना नहीं है, बल्कि वहां एक खौफ का माहौल बनाए रखना है। एक ऐसा माहौल जहां कोई भी कमर्शियल जहाज बिना डले उस संकरे 2 मील के रास्ते से ना गुजर सके। एकदम सटीक। और ये खौफ का माहौल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मुफ्त नहीं आता। इस डर की एक बहुत बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ती है। बहुत बड़ी कीमत, जिसे समुद्री बीमा या मैरिटाइम इंश्योरेंस की भाषा में बहुत आसानी से देखा जा सकता है। जब खतरा बढ़ता है तो बीमा कंपनियां जो युद्ध जोखिम प्रीमियम या वॉर रिस्क प्रीमियम वसूलती हैं, हाँ, वो आसमान छूने लगते हैं। बिल्कुल। वर्तमान डेटा बताता है कि ये वॉर रिस्क प्रीमियम पहले से ही जहाज के कुल मूल्य यानी हल वैल्यू के 1% तक बढ़ चुका है। 1% बहुत होता है। हाँ, अगर कोई तेल का बड़ा टैंकर $10 करोड़ का है तो हर बार उस रास्ते से गुजरने के लिए $10 लाख तो सिर्फ अतिरिक्त बीमा के रूप में देने पड़ते हैं। ये अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर की पहली कड़ी है। बीमा कंपनियां जोखिम का आकलन बहुत बेदर्दी से करती हैं। सही बात है। और ये बढ़ा हुआ प्रीमियम कोई शिपिंग कंपनी अपनी जेब से नहीं भरती। वो तो जाहिर है। ये अतिरिक्त लागत सीधे उस माल की कीमत में जुड़ जाती है जो उस जहाज पर लदा होता है, और इस मामले में वो माल है कच्चा तेल। जब तेल को उस चोक पॉइंट से निकालना इतना महंगा और जोखिम भरा हो जाएगा तो वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई में कमी आएगी और उसकी कीमतें तेजी से ऊपर की तरफ भागेंगी। तो अब इस अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक खेल को घरेलू अर्थव्यवस्था से जोड़ते हैं। बिल्कुल। अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य का ये मार्ग बाधित होता है, चाहे वो असली नाकाबंदी से हो या बढ़े हुए इंश्योरेंस प्रीमियम और हमलों के डर से, हाँ, तो भारत के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। भारत को खाड़ी देशों से जो आसानी से और अपेक्षाकृत सस्ता तेल मिलता है उसकी सप्लाई चेन टूट जाएगी और फिर भारत को विकल्प खोजने पड़ेंगे। हाँ, ऐसे में भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए मजबूरन उत्तरी अमेरिका या अन्य दूर दराज के विकल्पों की तरफ देखना पड़ेगा।
वहां से तेल लाने का लॉजिस्टिक खर्च बहुत ज्यादा है। काफी ज्यादा है। इसका सीधा परिणाम ये होगा कि भारत के लिए कच्चे तेल की कीमत, जो वर्तमान में करीब $70 प्रति बैरल के आसपास है, वो अचानक उछलकर $100 प्रति बैरल या उससे भी ऊपर जा सकती है। और 70 से $100 की ये छलांग सिर्फ एक संख्या का बदलाव नहीं है, ये पूरी मैक्रो इकोनॉमिक नींव को हिला देने वाला एक जबरदस्त भूचाल है। बिल्कुल। $100 प्रति बैरल का कच्चा तेल भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए क्या मायने रखता है, इसे हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए। अर्थशास्त्र के नजरिए से हम इस झटके को 4 स्पष्ट हिस्सों में बांट सकते हैं। वो 4 हिस्से कौन से हैं? पहला, करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कैड। दूसरा, खुदरा महंगाई या रिटेल इन्फ्लेशन। तीसरा, राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट। और चौथा, अंततः जीडीपी ग्रोथ। इन चारों कड़ियों को आपस में जोड़ने से ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे एक चोक पॉइंट पर हुई हलचल पूरे देश के आर्थिक ढांचे को अपनी चपेट में ले लेती है। तो चलिए इन आर्थिक कड़ियों को एक एक करके डिकोड करते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट की, यानी चालू खाता घाटे की। इसका गणित बहुत ही सीधा है। जब कच्चे तेल की कीमत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $10 की वृद्धि होती है, तो भारत का सालाना आयात बिल 13 से 14 अरब डॉलर बढ़ जाता है। यानी सिर्फ $10 प्रति बैरल तेल महंगा होने से देश को विदेशी मुद्रा के रूप में 13-14 बिलियन डॉलर अतिरिक्त चुकाने पड़ते हैं। बहुत बड़ी रकम है ये। अब अगर कीमत 70 से बढ़कर $100 हो जाए, यानी $30 का उछाल, तो आयात बिल में करीब $40 बिलियन की अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी। और इसी भारी भरकम आयात बिल का सीधा असर करंट अकाउंट डेफिसिट पर पड़ता है। आसान भाषा में समझे तो देश जितना पैसा निर्यात के जरिए कमा कर ला रहा है और जितना पैसा आयात के लिए बाहर भेज रहा है, उसके बीच का अंतर बहुत बड़ा हो जाता है। काफी बड़ा गैप आ जाता है। इस $100 प्रति बैरल के परिदृश्य में भारत का कैड बढ़कर सीधे जीडीपी का 2.3% तक पहुंच सकता है। जब कैड इस खतरनाक स्तर तक बढ़ता है तो इसका सीधा असर देश की मुद्रा पर पड़ता है, यानी रुपए पर। हाँ, बाजार में डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपए की कीमत गिरने लगती है। रुपया कमजोर होने का मतलब है कि हम जो भी सामान बाहर से मंगा रहे हैं वो और भी ज्यादा महंगा हो जाएगा। ये एक दुष्चक्र है। जब रुपए की कीमत गिरती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल महंगा होता है, तो इसका सबसे पहला और सीधा असर पेट्रोल पंप पर दिखता है। बिल्कुल, आम आदमी की जेब पर। और यहीं से हम महंगाई के चक्र में प्रवेश करते हैं। अगर सरकार ये तय करती है कि वह इस अतिरिक्त लागत का बोझ खुद नहीं उठाएगी और इसे सीधे ग्राहकों पर डाल देगी, तो क्या हालात होंगे? वो तो बहुत मुश्किल हालात होंगे। अनुमान है कि ऐसे परिदृश्य में खुदरा पेट्रोल की कीमत 115 रुपए से उछलकर 135 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकती है। 135 रुपए? हाँ, और 135 रुपए प्रति लीटर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लोगों का पेट्रोल का बजट बिगड़ जाएगा। इसका असर हर उस चीज पर पड़ेगा जो सड़क मार्ग से सफर करती है। एकदम। जब डीजल और पेट्रोल महंगा होता है तो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क महंगा हो जाता है। ट्रकों का भाड़ा बढ़ जाता है और उसका असर सीधे माल की कीमत पर पड़ता है। बिल्कुल। और जब भाड़ा बढ़ता है तो किसानों के खेत से मंडी तक आने वाली सब्जियां, फल, अनाज और कारखानों से निकलने वाला हर एफएमसीजी उत्पाद महंगा हो जाता है। सब कुछ महंगा हो जाता है। अर्थशास्त्र में इसे कैस्केडिंग इफेक्ट या व्यापक प्रभाव कहते हैं। कच्चे तेल में $30 के उछाल से देश की खुदरा महंगाई दर में 1% का पूरा उछाल आ सकता है। 1% का उछाल बहुत मायने रखता है। भारत जैसे देश में जहां महंगाई दर को 4 से 5% के दायरे में रखना रिजर्व बैंक का लक्ष्य होता है, वहां महंगाई का 6% या उससे ऊपर जाना आम जनता की क्रय शक्ति को बुरी तरह कुचल देता है। लेकिन भारत जैसे देश में जहां कल्याणकारी नीतियां अहम है, सरकारें अक्सर महंगाई को इस तरह बेलगाम नहीं होने देती। हाँ, सरकार हस्तक्षेप करती है। वे हस्तक्षेप करती हैं। मान लीजिए कि सरकार तय करती है कि नहीं, पेट्रोल 135 रुपए लीटर बिकने से जनता में त्राही त्राही मच जाएगी और अर्थव्यवस्था का पहिया रुक जाएगा। तो सरकार क्या करती है? वो टैक्स कम करेगी। वो एक्साइज ड्यूटी और वैट जैसे टैक्स में भारी कटौती कर देती है ताकि पेट्रोल डीजल के दाम काबू में रहें। सतह पर देखने में ये एक बहुत ही शानदार और जनता के हित वाला समाधान लगता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? सतह पर ये भले ही राहत दे, लेकिन व्यापक अर्थशास्त्र में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। बिल्कुल नहीं। अगर केंद्र और राज्य सरकारें टैक्स कम करती हैं तो उन्हें अपने राजस्व का यानी अपनी कमाई का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जो पैसा विकास के लिए चाहिए, हाँ, जो पैसा टैक्स के रूप में सरकारी खजाने में आना था वो आना बंद हो जाएगा। आंकड़ों के अनुसार इस परिदृश्य में
केंद्र और राज्यों को मिलाकर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। 1.5 लाख करोड़ रुपए? ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये वो पैसा है जो नए स्कूल बनाने, अस्पताल खोलने, हाईवे का निर्माण करने या रक्षा बजट में खर्च होना था। जब सरकार की कमाई इस कदर गिरती है और उसके खर्च ज्यों के त्यों रहते हैं, तो देश का राजकोषीय घाटा 4.6% से बढ़कर 4.7% तक पहुंच जाएगा। ये तो वास्तव में एक दो-धारी तलवार वाली स्थिति हो गई। बिल्कुल। अगर सरकार इस महंगे तेल का बोझ सीधे जनता पर डालती है तो भयानक महंगाई बढ़ती है और लोगों की जेब खाली हो जाती है। हाँ। और अगर सरकार जनता को बचाने के लिए टैक्स कम करती है तो सरकार का अपना खजाना खाली हो जाता है और देश का राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है, जिससे बुनियादी ढांचे के विकास के काम रुक जाते हैं। और यही वो बिंदु है जहां हमारी चर्चा के चौथे और सबसे अहम हिस्से जीडीपी ग्रोथ की पूरी तस्वीर साफ होती है। कैसे? इन सब अलग अलग दिखने वाली कड़ियों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो अर्थव्यवस्था की असली चुनौती समझ में आती है। जब महंगाई बढ़ती है तो देश के केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। रेपो रेट बढ़ाना पड़ता है? हाँ, महंगाई को काबू में करने का उनके पास सबसे प्रामाणिक हथियार होता है ब्याज दरें बढ़ाना। जब वे ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो सिस्टम से नकदी कम हो जाती है। और ब्याज दरें बढ़ने का मतलब है कि बैंकों से लोन लेना महंगा हो जाएगा? एकदम सही। किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए नई फैक्ट्री लगाने या अपना व्यापार बढ़ाने के लिए कर्ज लेना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही आम लोग भी महंगे होम लोन या कार लोन लेने से कतराएंगे, जिससे बाजार में मांग अपने आप गिर जाएगी। बिल्कुल। अब इसके दूसरे पहलू को देखिए। जैसा कि हमने अभी चर्चा की, टैक्स में कटौती के कारण सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ चुका है। सरकार की कमाई कम हो गई है, लेकिन उसे देश तो चलाना है। तो सरकार क्या करेगी? कर्ज लेगी। वो बाजार से ज्यादा कर्ज लेगी, गवर्नमेंट बोरिंग बढ़ जाएगी। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत काम करता है, बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जब सरकार बाजार से बहुत बड़ी मात्रा में कर्ज मांगती है तो उसे निवेशकों को लुभाने के लिए अपने सरकारी बॉन्ड्स पर ज्यादा ब्याज या यील्ड देना पड़ता है। इसे ही बॉन्ड यील्ड का बढ़ना कहते हैं। अब सोचिए, जब पूरे तरह से सुरक्षित माने जाने वाले सरकारी बॉन्ड पर ही बहुत अच्छा रिटर्न मिलने लगे तो बैंक या निवेशक अपना पैसा किसी प्राइवेट कंपनी को जोखिम उठाकर क्यों देंगे? इसे क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। बिल्कुल। जहां सरकार बाजार का सारा पैसा खुद सोख लेती है और प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ नहीं बचता। एकदम सही। तो एक तरफ रिजर्व बैंक ने लोन महंगा कर दिया, दूसरी तरफ सरकार ने बाजार का सारा पैसा खुद उधार ले लिया। इसका संयुक्त परिणाम यह होगा कि बाजार में नया निवेश लगभग पूरी तरह से रुक जाएगा। एकदम सटीक। और जब किसी अर्थव्यवस्था में नया निवेश नहीं आता तो नई नौकरियां पैदा होना बंद हो जाती हैं, व्यापार धीमा पड़ने लगता है, उत्पादन गिर जाता है और जीडीपी पर सीधा असर पड़ता है। हाँ, अंततः इस पूरे चक्र का आखिरी नतीजा ये होता है कि देश की पूरी जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। यानी हॉर्मुज में शुरू हुई एक असम्मित युद्ध की हलचल भारत के एक युवा को नौकरी मिलने में हो रही देरी का कारण बन सकती है। ये सच में एक आंखें खोल देने वाली बात है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक साथ समेटें तो हमने देखा कि भौगोलिक रूप से दूर स्थित हॉर्मुज जल डमरू मध्य की संवेदनशीलता हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए कितनी अहम है। हमने ये समझा कि कैसे ईरान की स्मार्ट कंट्रोल रणनीति का सिर्फ मनोवैज्ञानिक डर ही समुद्री बीमा की लागत को आसमान पर पहुंचा सकता है। बिल्कुल। और अंत में हमने इस पूरे चेन रिएक्शन को गहराई से डिकोड किया कि कैसे अगर भारत के लिए तेल $100 प्रति बैरल तक पहुंचता है तो वो हमारे आयात बिल, करंट अकाउंट डेफिसिट, खुदरा महंगाई, राजकोषीय घाटे और अंततः जीडीपी की वृद्धि दर को एक साथ जकड़ कर रख देगा। इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ी सीख उभर कर सामने आती है वो ये है कि आज के इस अति वैश्वीकरण के दौर में सूचना, भू राजनीति और सप्लाई चेन कितनी गहराई से एक दूसरे से गुथे हुए हैं। सब कुछ कनेक्टेड है। कोई भी देश आज आर्थिक रूप से अलग थलग द्वीप बनकर नहीं रह सकता। खाड़ी के किसी संकरे समुद्री रास्ते में एक गश्ती नाव की हरकत भारत के किसी छोटे शहर में मिलने वाले दूध, सब्जियों और ट्रांसपोर्ट की कीमत तय करने की ताकत रखती है। सही कहा। इसलिए भू राजनीति और मैक्रो इकोनॉमिक्स की यह समझ केवल नीति निर्माताओं, बैंकरों या अर्थशास्त्रियों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हर जागरूक व्यक्ति के लिए यह जानना नितांत आवश्यक है। जब हम इन वैश्विक डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तभी हम अपने आसपास की असली दुनिया की अर्थव्यवस्था को समझ पाते हैं और भविष्य के लिए तैयार हो पाते हैं। इस गहन चर्चा को विराम देने से पहले
एक बहुत ही दिलचस्प और उत्तेजक विचार सामने आता है जो सीधे तौर पर इन आर्थिक आंकड़ों में नहीं लिखा है, लेकिन आज की इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष से ही जन्म लेता है। वो क्या है? हम सब जानते हैं कि वर्तमान में पूरी दुनिया नवीकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी, हाँ, सोलर और विंड, जी, सोलर पावर, विंड एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रही है। अब तक आम धारणा यही रही है कि इस ऊर्जा बदलाव का सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन, कार्बन एमिशंस को कम करना और ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है। ज्यादातर लोग यही मानते हैं। लेकिन इन भू राजनैतिक हालात को देखते हुए एक नया नजरिया सामने आता है। क्या यह संभव है कि भविष्य में दुनिया भर के देशों के लिए सोलर और स्वच्छ ऊर्जा की तरफ भागने का असली और सबसे बड़ा कारण पर्यावरण बचाना नहीं, बल्कि कुछ और हो? बल्कि हॉर्मुज़ जैसे रणनीतिक चोक पॉइंट्स की ब्लैकमेलिंग से बचने की सख्त आर्थिक मजबूरी हो? ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। जब किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था, उसकी जीडीपी ग्रोथ और उसकी महंगाई दर किसी एक जल डमरू मध्य की दया पर निर्भर हो, जहां कोई भी देश अपनी छोटी नावों से व्यापार रोक सकता है, तो ऊर्जा में आत्मनिर्भरता हासिल करना केवल पर्यावरण की रक्षा का विषय नहीं रह जाता, वो राष्ट्रीय सुरक्षा बन जाता है। बिल्कुल, यह सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक संप्रभुता की सबसे बड़ी मांग बन जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा वास्तव में देशों को इस भू राजनीत ब्लैकमेल से आजादी दिला सकती है। ये सोचने वाली बात है कि क्या भविष्य के ऊर्जा बदलाव की नीतियां ग्रीन हाउस गैसों के डर से ज्यादा $100 प्रति बैरल के